वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जहां हम बात कर रहे थे। अपना पहला चैप्टर चल रहा था परमाणु, और परमाणु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और परमाणु के बारे में अध्ययन करते करते हम पहुंच गए थे तुल्यांक की भार तक। यानी पिछली कक्षा में हमने तुल्यांक की भार होता क्या है और तुल्यांक की भार ज्ञात करने के कुछ फॉर्मूले देखे थे। बच्चों, आज हम तुल्यांक की भार ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तुल्यांक की भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक की भार ज्ञात करने की विधियां। हम तुल्यांक की भार या इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इनकी कुछ विधियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, तुल्यांक की भार ज्ञात करने में जो सबसे पहले विधि काम में लेते हैं वो होती है हाइड्रोजन द्वारा विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि। हाइड्रोजन प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि, हाइड्रोजन प्रतिस्थापन या विस्थापन विधि। लगभग जितनी भी विधियां पढ़ेंगे उनमें माइनर सा अंतर होता है, लेकिन इनकी जो खास बात है वो देखनी है अपने को। तो बच्चों देखो, तुल्यांक की बारे में हमने पढ़ा था कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो हाइड्रोजन के 1.008 भार, या फिर ऑक्सीजन के 8 भार, या फिर अपने क्लोरीन के 35.5 भार, या फिर सिल्वर के 108 भार का विस्थापन कर दे, या उतनी मात्रा के बराबर होता है, या उनको आसानी से हटा दे, वो मात्रा क्या कहलाती है? तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार में मोस्टली जितने भी सूत्र पढ़े थे, अणुभार बट्टा संयोजकता, परमाणु भार बट्टा संयोजकता, अणुभार बट्टा अम्लीयता, अणुभार बट्टा क्षारकता, अणुभार बट्टा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, अणुभार बट्टा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, मूलक का सूत्र बट्टा आवेश, यही पढ़े थे। अब इनको ज्ञात करने में तो सबसे पहले हाइड्रोजन प्रतिस्थापन विधि या हाइड्रोजन विस्थापन विधि। सबसे पहले बच्चों, इस विधि का प्रयोग उन धातुओं का तुल्यांक की भार ज्ञात करने के लिए करते हैं जो धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन का क्या कर देती है? आसानी से विस्थापन। तो ऐसे धातु या मेटल जो अम्ल में से H2 का विस्थापन कर सकती है, उन तत्व या धातु एलिमेंट्स बोल दो या मेटल बोल दो, धातु का तुल्यांक की भार इस मेथड से या इस विधि से ज्ञात करते हैं, इस विधि से ज्ञात करते हैं। जैसे वो धातुएं कौन कौन सी है? तो बच्चों, जैसे में आप कह सकते हो सक्रिय धातुएं, और सक्रिय धातु में तो आप कह सकते हो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपके आयरन, जिंक, ये सारी वो धातुएं हैं जो अम्ल के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन का आराम से विस्थापन कर सकती है। और इन धातुओं को आप हाइड्रोजन प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन धातुओं का तुल्यांक की भार ज्ञात कर सकते हो। ये तो एक बार छोटा सा स्क्रीनशॉट लो आप। फिर हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखो, इसका फॉर्मूला लिखें हम, तो यहां पर हो जाएगा तत्व या धातु का तुल्यांक की भार। अगर आपको जिस तत्व या धातु का तुल्यांक की भार ज्ञात करना है, और इस विधि द्वारा केवल उन्हीं धातुओं का तुल्यांक की भार ज्ञात कर सकते हो आप जो अम्ल में से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है। आप उन धातुओं का नहीं कर सकते जो विस्थापन नहीं कर पाएगी। जैसे हाइड्रोजन से, अम्ल में से हाइड्रोजन को कॉपर, Ag, Au ये नहीं हटा सकते, मतलब इनका इस विधि द्वारा आप तुल्यांक की भार ज्ञात नहीं करोगे। तो सूत्र क्या होगा? तत्व का भार, या आप धातु लिख सकते हो, बट्टा आ जाएगा H2 का भार गुणा में आपके 1.008। आपको जो धातु दी हुई है उस धातु का कितना भार दिया वो लिखना है, हाइड्रोजन का कितना भार दिया उसका भाग लगाना है और गुणा करना है 1.008 से। तो इस विधि द्वारा आप किसी भी धातु का तुल्यांक की भार ज्ञात कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आपके क्या आएगा? काम में आएगा।
ठीक है। दूसरी विधि आती है बच्चों आपके ऑक्साइड विधि द्वारा, ऑक्साइड निर्माण विधि द्वारा, ऑक्साइड निर्माण विधि। तो देखो बच्चों ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी तत्व जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है और यौगिक बनाता है तो उन यौगिकों को ऑक्साइड कहते हैं और उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 होता है। ऑक्सीजन तथा तत्व की क्रिया से बने ऐसे यौगिक जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 होता है वो तो होते हैं सामान्य ऑक्साइड, जिनमें -1 होता है वो होते हैं प्रोक्साइड, और जिनमें -1/2 होता है बच्चों वो होते हैं सुपर ऑक्साइड। तो कुल मिलाकर ऑक्साइड चाहे वो प्रोक्साइड हो, चाहे वो आपके सुपरऑक्साइड हो, चाहे ऑक्साइड हो, बनते कैसे हैं, तत्व की ऑक्सीजन से क्रिया से। तो इस विधि में ऐसे तत्व जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, उनका उन तत्वों का, उनका शब्द यहां पर तत्वों के लिए, तो उनका तुल्यांकी भार इस मेथड से या विधि से निकालते हैं, से ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो ऑक्साइड निर्माण विधि का प्रयोग केवल उन्हीं तत्वों के लिए करेंगे बच्चों जिन तत्वों में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने का गुण पाया जाता हो, अर्थात जो ऑक्साइड बनाते हो। सूत्र बनाएं तो वही आपके तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर में क्या लिख दो आप, तत्व का भार बट्टे में क्या लिख दो आप, O2 का भार या ऑक्सीजन का भार, और गुणा में क्या लिख दो, 8 लिख दो आप। कितना लिख दो, 8। अब बच्चों बात ये आती है आपको जो यौगिक दिया है, जो ऑक्साइड दिया है, उसमें तत्वों का भार कैसे निकालोगे। तो तत्व का भार बराबर निकालोगे आप, अपने को तत्व का भार निकालना है तो 100 माइनस ऑक्साइड, या इसको ऐसे बोल दे तो 100 तो हम ऑक्साइड को मानते ही हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूं तत्व का भार बराबर ऑक्साइड का भार, ऑक्साइड का भार। ऑक्साइड यानी तत्व युक्त ऑक्सीजन व तत्व युक्त पदार्थ का भार, और इसमें से आप ऑक्सीजन का भार निकाल दो, माइनस निकाल दो ऑक्सीजन का भार। तो ऑक्सीजन का जो भार है वो घटा दोगे तो आपको तत्व का भार प्राप्त हो जाएगा। और आपको अगर मान लो ऑक्सीजन का भार निकालना है तो यही सूत्र बन जाएगा, ऑक्सीजन का भार यहाँ आ जाएगा और तत्व का भार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक बार ले स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है भाई, ये होगी दो विधियां। तीसरी है आपके क्लोराइड निर्माण विधि, क्लोराइड निर्माण विधि, क्लोराइड निर्माण विधि। और वो जो क्लोराइड निर्माण विधि जिस प्रकार ऑक्साइड निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं उन तत्वों का तुल्यांक की बाहर निकालने के लिए जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अब बात आती है क्लोराइड। तो कोई भी तत्व अगर क्लोरीन से क्रिया कर रहा है और क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद जो द्विआंगी यौगिक या त्रिआंगी यौगिक बनता है, उस यौगिक को, वैसे द्विआंगी बनेगा दो, एक तत्व और एक क्लोरीन से, तो जो द्विआंगी यौगिक बनेगा उस द्विआंगी यौगिक को क्लोराइड कहते हैं। तो इस विधि में, इस विधि द्वारा उन तत्वों का तुल्यांकी भार निकालते हैं या ज्ञात करते हैं जो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं।
वहाँ पर सबसे पहले हमने देखा था कि हाइड्रोजन का अम्ल से विस्थापन करने वाले का हाइड्रोजन विधि प्रयोग करते हैं, ऑक्साइड बनाने वालों के लिए ऑक्साइड निर्माण विधि, और जो क्लोराइड बनाते हैं उनके लिए क्लोराइड निर्माण विधि का प्रयोग किया जाता है। वही अपना सूत्र लिखना है। तो तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार इज इक्वल क्या हो जाएगा आपके, सबसे पहले तत्व का भार बट्टे में क्या आ जाएगा, क्लोरीन का भार, Cl2 का भार, और गुणा में क्या आ जाएगा 35.5। अब बच्चों आपको जो पदार्थ दिया हुआ है, जो क्लोराइड दिया है, उसमें से आपको क्लोरीन का भार निकालना है। क्लोरीन का भार तो कैसे निकालोगे, तो क्लोरीन का भार निकालने के लिए वही आपका तरीका क्या रहेगा, ऑक्साइड का भार, ऑक्साइड का भार माइनस क्या कर दोगे आप, तत्व का भार। कई बार आपको ऑक्साइड का भार दिया हुआ नहीं होता है, केवल तत्व का भार दिया होता है। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी पदार्थ की कुल मात्रा सदैव कितनी होती है 100%। तो 100 में से जो दिया हुआ वो घटा दो तो आपको क्लोरीन का वेट प्राप्त हो जाएगा। ले वो स्क्रीनशॉट। ये होगी तीसरी आपके क्लोराइड निर्माण विधि। क्लियर। चौथी की बात कर लेते हैं बच्चों विधि की। चौथी आती है आपके सिल्वर लवण विधि, सिल्वर लवण विधि। तो सिल्वर लवण विधि बच्चों, सिल्वर लवण विधि का प्रयोग करते हैं हम कार्बोऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं आपके, कार्बोऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं उनका तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। तो कार्बोऑक्जेलिक अम्लों के तुल्यांकी भार ज्ञात करने हेतु इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि का प्रयोग तो किसके लिए करते हैं, कार्बोऑक्जेलिक अम्लों का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करने के लिए। अब इस विधि में करते क्या है, तो कार्बोऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर यानी चांदी, जिसका प्रतीक आपके Ag होता है, के साथ करवा के सिल्वर लवण बनाते हैं, सिल्वर लवण बनाते हैं एवं निर्मित लवण के आधार पर, एवं निर्मित लवण यानी साल्ट के आधार पर कार्बोऑक्जेलिक अम्लों का तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सिल्वर लवण विधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो आपके कार्बोऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं उनके लिए। करते क्या है, तो जो आपका कार्बोऑक्जेलिक अम्ल, सामान्य प्रतीक सूत्र RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है कार्बोऑक्जेलिक अम्ल। इस कार्बोऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया सिल्वर से करवाते हैं और सिल्वर के साथ क्रिया करवा के और इसको बदल देते हैं कार्बोऑक्जेलिक अम्लों के सिल्वर लवण, ये बना देते हैं कार्बोऑक्जेलिक अम्लों के सिल्वर लवण। और ये जो कार्बोऑक्जेलिक अम्ल के सिल्वर लवण बने, इन सिल्वर लवण के आधार पर निर्मित सिल्वर लवण के द्वारा फिर हम क्या करते हैं, कार्बोऑक्जेलिक अम्लों के लवण या कार्बोऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं इनका तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार इसका भी आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट।
ये हो गया आपके। अब लो पूरा स्क्रीनशॉट। तो ये है सिल्वर लवण विधि। अब इससे सूत्र बना लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो देखो इसका सूत्र बनाएं। तो RCOOAg का तुल्यांकी भार आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट किसका, कार्बो ऑक्जेलिक अम्लों के सिल्वर लवण का। सूत्र वही, सबसे पहले RCOOH का भार, RCOOAg का भार, इसका भार लिख देंगे, बट्टे में क्या लिख देंगे, सिल्वर का भार, सिल्वर यानी Ag यानी चांदी का भार, और बच्चों गुणा में क्या आ जाएगा 108। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं उनके सिल्वर लवणों का तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। ले इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों। देन इसके बाद देख लेते हैं हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा। बच्चों विद्युत अपघटन विधि द्वारा की बात करें तो इस विधि के बारे में फेराडे, या पूरा नाम लिखो तो माइकल फेराडे ने विद्युत अपघटन के नियमों के आधार पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात करने हेतु सूत्र बनाया। तो बच्चों माइकल फेराडे जो है, इन्होंने विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया का मतलब क्या है, कोई विद्युत अपघट्य है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे हो, और धारा प्रवाहित करने पर वो विद्युत अपघट्य आयनों में टूट रहा है तो वो विद्युत अपघटन की क्रिया है। और तोड़ते कैसे, विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित यानी एनोड और कैथोड, तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड और पदार्थ चले जाते हैं। अब पदार्थों पर जो पदार्थ गए हैं उनकी मात्रा कितनी है, इसको निकालने के लिए माइकल फेराडे साहब ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे, और इन नियमों से तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र बना था। उसी सूत्र के आधार पर आप किसी भी पदार्थ का क्या निकाल सकते हो, तुल्यांकी भार। तो देखो W1 बट्टा W2 इज इक्वल होता है बच्चों E1 बट्टा E2। यह सूत्र बनाता आपके माइकल फेराडे के दूसरे नियम में, लेकिन इसमें प्रयोग पहले नियम का भी हुआ था, जहां E1 और E2 ये दोनों तो क्या है, पदार्थों के भार है। सॉरी, W1 और W2 तो क्या है, पदार्थों के भार, और E1 और E2 क्या है, तुल्यांकी भार। मतलब इसमें 2 पदार्थों के भार, एक पदार्थ 1 है तो उसका तुल्यांक भार W1, एक पदार्थ 2 है तो उसका भार W2, एक पदार्थ 1 है उसका तुल्यांकी भार E1, दूसरा पदार्थ है उसका तुल्यांकी भार E2। तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी आप किसी भी विद्युत अपघटन की क्रिया में जो पदार्थ बनते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ, अगर एक ही पदार्थ है तब इस सूत्र की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली सामान्य प्रथम नियम से निकाल सकते हो। आवेश जो प्रवाहित करे उसके समानुपाती होता है निक्षेपित पदार्थ, लेकिन जब अलग अलग पदार्थों में धारा प्रवाहित करे हो तो आप तुल्यांकी भार इस सूत्र से निकाल सकते हो। ले देंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके विद्युत अपघटन के नियम, और विद्युत अपघटन के नियमों में विद्युत अपघटन के नियम से तो ये विधि बनाई है, तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधि, हाइड्रोजन विस्थापन विधि, ऑक्साइड निर्माण विधि, क्लोराइड निर्माण विधि, उसके बाद हो जाती है आपके अपने सिल्वर लवण विधि, और लास्ट देख ली हमने विद्युत अपघटन विधि। ठीक है भाई, ये तो हो गई तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां। अब देख लेते हैं परमाणु भार ज्ञात करने की विधियां। परमाणु भार ज्ञात करने की विधियां या निकालने की विधियां, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है अपने। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं,
तो सबसे पहला अपना परमाणु भार निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, एटॉमिक भार या एटॉमिक वेट निकालने के लिए आपको करना क्या है, पदार्थ का अगर आपको तुल्यांकी भार दिया हुआ है तो तुल्यांकी भार को आप गुणा कर दो किससे, उसकी संयोजकता से। तो जैसे ही तुल्यांकी भार को उसकी वैलेंसी से गुणा करोगे तो आपको उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट प्राप्त हो जाएगा। दूसरा होता है बच्चों आपके ड्यूलोंग एवं पेटिट विधि। ड्यूलोंग एवं पेटिट विधि ये भी बहुत बढ़िया विधि है अपने परमाणु भार निकालने की। तो ये विधि, इस विधि से अगर आप परमाणु भार निकालना चाहते हो तो बच्चों ये विधि कहती है कि किसी भी पदार्थ का जो परमाणु भार, किसी भी एटम का परमाणु भार और उस एटम की विशिष्ट उष्मा ये दोनों जो होती है इनका गुणनफल बराबर होता है 6.4 के। ड्यूलोंग एवं पेटिट नियम है, सॉरी ये विधि तो बाद में बनाई, ड्यूलोंग एवं पेटिट नियम। तो ड्यूलोंग एवं पेटिट नियम क्या कहता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक वेट एंड उसकी जो आपके विशिष्ट उष्मा है, इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है, 6.4। तो आपको निकालना क्या है, परमाणु भार निकालना है। तो देखो परमाणु भार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6.4 में भाग लगा दो आप किसका, विशिष्ट उष्मा का। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके परमाणु भार ज्ञात करने का दूसरी विधि, ड्यूलोंग एवं पेटिट नियम। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है अपने ड्यूलोंग एवं पेटिट नियम और परमाणु भार निकालने के लिए तुल्यांकी भार और संयोजकता, इसके भी अपने कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ अपनी ये विशिष्ट उष्मा क्या है। ये आपके जो विशिष्ट उष्मा की हम बात करें तो विशिष्ट उष्मा क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो मान लो ये एक पदार्थ अपने पास, ये एक पात्र है, इस पात्र में कोई पदार्थ है, इसमें मान लो आपके पास जैसे 1 ग्राम पदार्थ है और ये पदार्थ जो है, इस पदार्थ का टेम्परेचर जैसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो पदार्थ है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके तापमान को आप, इस तापमान को 15 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि कर रहे हो। मतलब परिवर्तन कितना कर रहे हो तापमान में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन कर रहे हो। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं करना आपको, पदार्थ की आपके जो फिजिकल स्टेट है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और पदार्थ की बिना अवस्था में परिवर्तन किए किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर में 1 डिग्री की आप वृद्धि कर रहे हो, तो ये 1 डिग्री की वृद्धि करने के लिए आपको इसको कुछ उष्मा देनी पड़ेगी। इसको आप क्या दोगे, कुछ उष्मा दोगे। तो वो जो आप उष्मा देते हो उस उष्मा को क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो किसी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि करने हेतु पदार्थ को दी गई उष्मा, जो पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती है, जो पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती है, उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है, उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है, उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट उष्मा कहलाती है। और किसी भी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा और उस पदार्थ का जो एटॉमिक वेट है उन दोनों का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है, 6.4। ठीक है, तो ये विशिष्ट उष्मा की परिभाषा के भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, तो ये परमाणु बाहर निकालने की 2 विधियां होगी। तीसरी है आपके समाकृतिकता का नियम।
अब बच्चों बात करते हैं समाकृतिकता के नियम की। तो देखो समाकृतिकता के नियम में सबसे पहले समाकृतिक क्या होता है? समाकृतिक, तो समाकृतिक पदार्थ से अपना मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका अणुसूत्र और क्रिस्टलीय संरचना क्या हो समान। ऐसे पदार्थ जिनका अणुसूत्र एवं क्रिस्टलीय संरचनाएं, क्रिस्टलीय संरचना समान होती है। क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है? समान होती है। उन्हें समाकृतिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समाकृतिक कहते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जिस पदार्थ का अणुसूत्र और क्रिस्टलीय संरचना क्या हो? समान हो, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? समाकृतिक पदार्थ कहते हैं, या वो समाकृतिक कहलाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो देगा इसका। ठीक है। अब देखो जो समाकृतिक पदार्थों से अगर आपको इस नियम से किसी पदार्थ का परमाणु बाहर निकालना है तो ये नियम क्या कहता है? जैसे ये अक्ष पदार्थ है, इस अक्ष पदार्थ को ये वाई पदार्थ विस्थापित कर रहा है। अक्ष को क्या कर रहा है? वाई विस्थापित करता है। और समाकृतिक पदार्थ यानी दो पदार्थ है, तो दोनों पदार्थों का अणुसूत्र और क्रिस्टलीय संरचना क्या समान है। अब एक पदार्थ को अगर दूसरा पदार्थ विस्थापित कर रहा है तो एक पदार्थ जो है उसका भार जो है वो दूसरे पदार्थ के भार के क्या होगा? समान। या हम ये कह सकते हैं एक तत्व द्वारा या एक पदार्थ द्वारा किसी तत्व की निश्चित मात्रा का जो विस्थापन होता है, निश्चित मात्रा के भार के बराबर जो मान होता है वो, और इसी प्रकार दूसरे तत्व है जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा को हटा रहा है, उन दोनों के भारों का अनुपात जो होता है वो उनके तुल्यांकी भारों के बराबर अनुपात के बराबर होता है। जैसे सुनो एक बार इसको ऐसे समझो, ये अपने पास जैसे ए व बी दो पदार्थ है, ठीक है। ये कोई पदार्थ अक्ष है, इसकी निश्चित मात्रा को हटा रहे हैं, इसकी निश्चित भार से क्रिया कर रहे हैं। तो ए और बी, ए का जितना भार इसके साथ क्रिया कर रहा है और बी का जितना भाग इसकी निश्चित मात्रा के साथ क्रिया कर रहा है, इन दोनों का जो अनुपात है वो उतना ही होता है जितना ए और बी के तुल्यांकी भारों का अनुपात होता है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम, तत्व ए द्वारा किसी दूसरे तत्व के निश्चित भार तत्व एक का भार, तत्व इसको सॉरी देखो थोड़ा मिटा के लिखता हूं अपने सही लैंग्वेज बने हुए से। तत्व एक का भार जो किसी दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्रिया करता है, निश्चित भार से क्या करता है? क्रिया। ये और इसी का बी ले लेते हैं, तत्व बी का भार, तत्व बी का भार जो किसी दूसरे तत्व के निश्चित भार से रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, निश्चित भार से क्रिया करता है। इन दोनों का अनुपात यानी एक किसी पदार्थ अक्ष से एक का कितना बार किसी अक्ष की निश्चित मात्रा से क्रिया कर रहा है, वैसे ही बी का कितना बार उसी दूसरे पदार्थ की निश्चित मात्रा से क्रिया कर रहा है। इन दोनों के भारों का अनुपात उतना ही होता है जितना क्या होता है? एक का तुल्यांकी भार, एक का तुल्यांकी भार बट्टा बी का तुल्यांकी भार, यानी ए और बी के तुल्यांकी भारों का अनुपात उतना ही होता है जितना ये किसी दूसरे पदार्थ की निश्चित मात्रा से क्रिया करने पर इनके भारों का अनुपात होता है। तो ये होता है बच्चों आपके समाकृतिकता का नियम। और इस नियम के आधार पर आप इस प्रकार किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार ज्ञात कर लो। आपको एक तत्व की निश्चित मात्रा पता है जो ए से क्रिया कर रहा है, तो आप ए और बी में से एक का तुल्यांकी भार दिया तो दूसरे का तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। ले वो स्क्रीनशॉट इसका भी।
ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों अणुभार ज्ञात करने की विधियां। अणुभार ज्ञात करने की विधियां, अणुभार ज्ञात करने की विधियां। तो देखो बच्चों अणुभार ज्ञात करने की दो विधियां हैं। नंबर एक, आपके किसी भी गैस का आपको अणुभार निकालना है तो गैस का अणुभार जो होता है वो होता है उसके वाष्प घनत्व का दुगना। अगर गैस का निकालना है अणुभार तो आप 2 इंटू वाष्प घनत्व कर दो गैसों के लिए। अगर आपको गैसों का अणुभार ज्ञात करना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उस गैस का जो वाष्प घनत्व दिया है उसका दुगना उसका अणुभार होता है। और बच्चों वाष्पशील यौगिक जो होते हैं, वाष्पशील यौगिकों का अणुभार, वाष्पशील यौगिकों का अणुभार विक्टर मेयर विधि से ज्ञात करते हैं। विक्टर मेयर विधि से ज्ञात किया जाता है, विक्टर मेयर विधि से ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके नॉर्मल पदार्थों का वर्गीकरण। उसके बाद मोल, मोल अवधारणा, रस समीकरण मिति पढ़ ली, सीमांत अभिकर्मक पढ़ लिया, अभिकारक या पदार्थों की मात्रा का परिकलन पढ़ लिया, रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ लिए, तुल्यांकी भार पढ़ लिया, तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां, परमाणु भार ज्ञात करने की विधियां, अणुभार ज्ञात करने की विधियां, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। इवन हमने अपने प्रतिशत संगठन भी पढ़ लिया। तो यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके हमारे से वापस पूछ सकते हो। ये टॉपिक 11th के साथ साथ नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस, इनके अलावा जो बच्चे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोई भी समस्या हो आप बिना हिचकिचाहट के हमसे पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासें दी जा रही है आपको। इनके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे पास मैसेज करो, आपको हैंड रिटन नोट्स की PDF फाइल भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा एक कक्षाएं देखो और अपने आसपास के क्षेत्र जिन्हें इन कक्षाओं की आवश्यकता है उनके पास अपने इस चैनल का लिंक भेजो। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए भी उनको प्रेरित करो। जय हिंद, वंदे मातरम।